आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। उत्तर प्रदेश में कानपुर समेत कई जगहों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी में 150 करोड़ कैश और फर्जी इनवॉइस आयकर विभाग की टीम ने बरामद किया। नोटों की गिनती के लिए 8 मशीनों का इस्तेमाल किया गया और एसबीआई अधिकारियों की भी मदद ली गई। कैश और कागजात रखने के लिए 25 बॉक्स मंगाए गए। ये लोग बिना किसी इनवॉइस के, बिना ई वे बिल के ये माल निकाल रहे थे और इसमें 2-3 पार्टी शामिल हैं। सब फेक इनवॉइसेस थे और उसके वैल्यू को सप्रेस किया गया ताकि वो उसी परिधि में रहें जो निर्धारित है लॉ में। आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जिस कारोबारी के घर छापे पड़े हैं उनसे समाजवादी पार्टी के संबंध हैं। पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं। आज जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये अपनी तिजोरियां खोल रहे हैं। ये थैली शाह अपने भ्रष्टाचार के पैसे के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आरोप को गलत बताते हुए कहा है कि बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। पीयूष जैन को आप पम्मी जैन बता रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। उनसे इन मामले से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग की टीम दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यूपी का दौरा करेगी। आयोग की टीम सभी जिलाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। 27 दिसंबर को स्वास्थ्य सचिव के साथ भी आयोग की अहम बैठक है। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम तारीखों का ऐलान कर सकती है। कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार को सुझाव दिया था कि वो बढ़ते ओमिक्रॉन के केस को देखते हुए चुनाव टाल दे। सरकार का कहना है कि चुनाव कब होना है या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग ही करता है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगाता है, उनको ही निर्णय करना है कब चुनाव करने हैं और संविधान में तय है कब कब चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर 5 राज्यों में चुनाव रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के वायरल वीडियो पर सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने यूपी पुलिस को धमकी देते हुए कहा था कि हालात बदलेंगे तो कौन बचाएगा। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। ओवैसी पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा, किसे धमका रहे हो मियां? याद रखना, जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बन खड़ा हो जाएगा। सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से, न जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इशारों में बीजेपी पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत व हिंसा फैलाते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बगावती सुर दिखाने वाले हरीश रावत अब नरम पड़ गए हैं। हरीश रावत का कहना है कि पार्टी ने उन्हें ही उत्तराखंड चुनाव में प्रचार समिति का प्रमुख बनाया है। मेरी नाराजगी तो ऐसी ही है ना, जैसे एक गीत गाता सिपाही जाता है कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड पर लुटाए जा। ये कहा गया कि ये लीड करेंगे, सब कॉपरेट करेंगे। हालांकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस में हमेशा से एक परंपरा रही है और जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है वो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी सजेस्ट करती है, जिसके ऊपर माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहर लगाती हैं। वो समय आने पर उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा और उसका फैसला तभी किया जाएगा। दरअसल हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए बगावती सुर दिखाए थे, जिसके बाद कांग्रेस में हलचल मच गई थी। पार्टी आलाकमान ने हरीश रावत के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को दिल्ली तलब किया था। देश में अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आईबी चीफ,
एनआईए चीफ, बीएसएफ डीजी और सीआरपीएफ के डीजी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में लुधियाना में हुए ब्लास्ट पर भी चर्चा हुई। वहीं शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि ब्लास्ट में मारा गया व्यक्ति ही हैंडलर था। सूत्रों के मुताबिक 2 चिट्ठियों से ये भी खुलासा हुआ है कि सुरक्षा के इंतजामों में चूक हुई। फोरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि धमाके में भारी मात्रा में विस्फोटक हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। यह आशंका भी जताई जा रही है कि इस धमाके के पीछे खालिस्तानी ग्रुप बब्बर खालसा का हाथ हो सकता है। कल मेरी अमित शाह जी नाल भी गल हुई सी। आरडीएक्स ते कुछ ऐसे इशू है जेडे पंजाब कोल वो सिस्टम नहीं है। वो केंद्र सरकार दी एजेंसियां आके देखदियां है किस लेवल दा आरडीएक्स कित्थों आया हो सकदा। वहीं 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने लुधियाना ब्लास्ट में मरने वाले व्यक्ति का पोस्टमार्टम एनआईए टीम, सेशन जज और फोरेंसिक टीम की निगरानी में किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। चन्नी सरकार ने राज्य में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज सभी एफआईआर को रद्द करने का भी ऐलान किया। पंजाब सरकार के इस फैसले से करीब 1.5 लाख किसानों को फायदा होगा। 2 लाख तक दे कर्जे जिन्हां किसानां दे बकाया रह गए है उन्हां दा ये टोटल 2 लाख तक दा कर्जा जेड़ा क्रॉप लोन है वो माफ किया जाएगा। हरियाणा सरकार भी किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में दर्ज हुए मामलों को वापस लेगी। हरियाणा गृह विभाग ने सभी जिलों के जिला उपायुक्तों को इस सिलसिले में पत्र लिखा है। गृह विभाग ने 9 सितंबर 2020 से लेकर अब तक दर्ज किए गए मामलों की जानकारी मांगी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.